डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें जो एनसीईआरटी की मेन हाइलाइट्स हैं, जो इस चैप्टर की समरी हो सकती है, और इस चैप्टर में कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनमें जिस जिन चीजों को हमने एनसीईआरटी पढ़ते समय शायद ध्यान ना दिया हो लेकिन काम की हो, वो सभी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे सामने एनसीईआरटी बुक ओपन है, इसे हम लाइन बाय लाइन जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन में इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें सबसे मेन चीज तो ये डिस्कस की गई है कि जो फेराडे के एक्सपेरिमेंट थे, उसने बोला था कि कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। ये चीज तो हमें पता थी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, लेकिन फेराडे के एक्सपेरिमेंट ने बताया कि अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। देखिए, बेसिक चीज हमें पता थी कि करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है। इसके बाद फेराडे के एक्सपेरिमेंट से निकल के आया कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड टाइम पर डिपेंड कर रही है, टाइम के साथ उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो उसके कारण वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब आगे सिमेट्री के बेस पर एक और चीज निकल के आई। ये चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूफ की थी मैक्सवेल ने, और इसी वजह से आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस को मैक्सवेल इक्वेशन बोला जाने लगा। ने बोला कि करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये बात सही है। फेराडे ने जो चीज प्रूफ की थी कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये बात भी सही है। लेकिन साथ ही साथ अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है तब भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मतलब टाइम डिपेंडेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अभी तक सिर्फ ये पता था कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, अब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अलावा फेराडे ने ये प्रूफ कर चुके थे कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब ये चीज निकल के कहां से आई, तो ये देखिए, ये जो येलो लाइन दिख रही है आपको यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये चीज इसे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये किस तरह से वर्क कर रही है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एक हमने बना लिया ये कैपेसिटर, और ये इसके वायर हैं, यहाँ करंट जा रहा है, यहाँ करंट जा रहा है, कैपेसिटर को क्रॉस करके जा रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी आएगी, क्योंकि ये करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए। इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। बीच में कहीं मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए क्या, तो बीच में कोई करंट, एक्चुअल में कोई कंडक्शन करंट फ्लो करता ही नहीं है, कोई चार्ज यहाँ से वहां जा ही नहीं रहा है, तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही थी। मैग्नेटिक फील्ड को कौन प्रोड्यूस करेगा, करंट। अब एक दूसरे टाइप का करंट हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, जिसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। ये किस वजह से आ रहा होगा, इसे समझते हैं हम थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पर लगी हुई है क्या, यहाँ पर बाहर से एक बैटरी लगी हुई है, जिस वजह से इस कैपेसिटर में से होकर करंट फ्लो कर रहा है। देखिए, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच, ये मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो यहाँ पर बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज इक्वल टू एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो। अब ये जो एरियल चार्ज डेंसिटी है, ये टाइम का फंक्शन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टाइम पर डिपेंड कर रही है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टाइम पर डिपेंड कर रही है, इसी के कारण करंट प्रोड्यूस होता है। किस तरह से होता है उसकी बात हम करते हैं। तो देखिए, इस एप्सिलॉन जीरो को मैं यहाँ ले जाता हूँ, ये ई जो टाइम का फंक्शन है, ये चार्ज टाइम का फंक्शन है, चार्ज डेंसिटी। इस चार्ज डेंसिटी को मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं और ए से डिवाइड कर देता हूं। ए जो है एरिया ऑफ प्लेट्स है,
तो चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, एरियल चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया क्या हुआ, चार्ज हो गया, और नीचे दिया हुआ एरिया, है ना। तो एरिया को भी यहां ले जाते हैं, ए एप्सिलॉन जीरो ई टी इज इक्वल टू, हमें टाइम पे डिपेंड करने वाला चार्ज मिल गया। अब हम दोनों साइड को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। जब हम इस साइड को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा एक करंट। और इस तरफ हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक सिंबल बना लेते हैं हम, डी बाई डी टी। एप्सिलॉन जीरो को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण बीच में एक करंट दिखाई दे रहा है, इस करंट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये करंट एक्चुअल में फ्लो नहीं कर रहा है, ये कंडक्शन करंट की तरह नहीं है कि किसी चार्ज के कारण फॉर्म हो रहा है। ये किस वजह से बन रहा है, क्योंकि जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बीच में एक करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। और इस डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण यहां पर दिख रही है हमें मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पर एक चीज तो प्रूफ हो गई कि टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है। ये हमने डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब हम फिर से थोड़ा सा पीछे चलते हैं, चीजें हम सारी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसने इस इनकंसिस्टेंसी को सॉल्व किया कि बीच में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, ठीक है। अब टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। अब टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड को। और टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड अगेन प्रोड्यूस करेगी टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को। और ये चीजें एक के बाद एक वर्क करती रहेंगी। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो ऑक्सीलेशंस होंगे, इन्हीं ऑक्सीलेशंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी स्पीड से चलती है वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट से। लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। जो मैक्सवेल का वर्क था उसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट तीनों को जोड़ दिया। और इसके अलावा हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करवाया था एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक बड़ा सा स्पेक्ट्रम, एक रेंज दिखाई देती है जिससे भी हम आगे अभी कवर करेंगे। तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट करंट को डिस्कस कर लिया था। अब देखिए इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से चेंज कहां पर आएगा, ये वाली टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं यहां पर। इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसमें कोई चेंज देखने को मिलेगा। क्या चेंज देखने को मिलेगा, ये देखिए, मिसिंग टर्म इन एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। जहां पर आई कौन सा करंट था, कंडक्शन करंट था, जो एक्चुअल करंट जैसे हम बोल सकते हैं, जो कि चार्ज के फ्लो करने के कारण फॉर्म होता है। यहां पर एक और टर्म एडिशनल ऐड हो जाएगी। अगर कहीं पर मान लीजिए कंडक्शन करंट नहीं है तब भी मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है। अगर ये टर्म जीरो हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आनी चाहिए, लेकिन अभी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक टर्म ऐड हो जाएगी जो है डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जहां पर ये जीरो होगा, मैग्नेटोस्टैटिक जो हम पढ़ते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पे डिपेंड नहीं करती, तो ये टर्म जीरो हो जाती है, तब हमें ये वाला फॉर्म देखने को मिलता है। तो ये था एम्पियर के सर्किटल लॉ में मैक्सवेल का करेक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान रखना है ना। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों की यूनिट एम्पियर होगी। अंतर इतना है
कि कंडक्शन करंट जो है चार्ज के फ्लो के कारण फॉर्म हो रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट करंट बन रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये देखिए अब यहाँ पर ये जो टोटल करंट आई लिखा हुआ है, कहीं पर भी हम करंट को अब किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, इस तरह से। अगर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है तो टोटल करंट हमें कंडक्शन करंट के फॉर्म में दिखाई देगा। डिस्प्लेसमेंट करंट कब जीरो होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पे डिपेंड ना कर रही हो, है ना। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के कारण, देखिए हो क्या रहा है। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ी हुई फर्स्ट चैप्टर में। ये जो ग्राफ है ये जो डायग्राम बना है इसे थोड़ा सा हम समझते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किस तरह से बनती है, ये चार्ज रखा हुआ है तो इस तरह से फील्ड लाइंस बन रही हैं, ये मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, है ना। ये तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। लेकिन हम ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू ये जो म्यू जीरो आई सी प्लस म्यू जीरो आई डी, है ना। यहाँ पर हम इस आई डी की बात करते हैं, मान लेते हैं कहीं पर कंडक्शन करंट नहीं है, हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो ये देखिए ये टर्म जो आपको दिखाई दे रही है डी फाई ई डिवाइड बाय डी टी, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मैग्नेटिक फील्ड अब प्रोड्यूस करती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं बोलते, वो रहती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना बच्चों, यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, मैं सारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को कौन प्रोड्यूस करता है, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस करता है, जबकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कब आती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, जिसे हमने जो अ, आपका इससे पहले का चैप्टर रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो थी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड की तरह, इस तरह से इन्फिनिटी तक डायरेक्ट नहीं जाती लाइन के फॉर्म में, क्लोज्ड लूप बनाती है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये मैक्सवेल की इक्वेशन है। ये एक्चुअल में इनमें से कोई भी इक्वेशन मैक्सवेल ने खुद ने नहीं दी, लेकिन मैक्सवेल के करेक्शन के बाद ये जो बेसिक इक्वेशंस थी इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, इस पूरे सब्जेक्ट का नाम हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इन इक्वेशंस को बोल दिया मैक्सवेल्स इक्वेशन। देखिए ये गॉस लॉ है, E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक के लिए बी डॉट डी इज इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। ये फेराडेज लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, कि कहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है। और अभी हम जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा कर रहे थे वो ये वाली थी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। और ये इतना लॉ था एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू जीरो आई सी। यहाँ पर आई सी है कंडक्शन करंट, इसमें इतनी टर्म ऐड करी है मैक्सवेल ने। इस करंट को बोला इतने को कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसके बाद इस इक्वेशन में मैक्सवेल ने करेक्शन किया, तो इन चारों इक्वेशन को बोलने लगे हम मैक्सवेल्स इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से प्रोड्यूस की जा सकती हैं इसे हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या सोर्स रहेगा, ये तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर, या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सीलेशंस हैं। अब हम समझते हैं इनको किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ पर दिख रहा है हमें, एन ऑक्सीलेटिंग चार्ज इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज।
एक्सेलरेटिंग चार्ज मतलब कि चार्ज जिस पर फोर्स लग रहा हो, एक ऑक्सीलेटिंग चार्ज मतलब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ बार बार इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये एक एक्सेलरेटेड चार्ज है, और एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ये देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर, neither stationary charge nor charges in uniform motion can be source of electromagnetic wave, क्योंकि स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी, कांस्टेंट रहेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो प्रोड्यूस हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि दोनों में चेंज नहीं हो रहा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ऑक्सीलेटिंग चार्ज से। तो किस तरह से होती है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ऑक्सीलेटिंग चार्ज जो है, इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, इस तरह से एक्सेलरेटेड चार्ज की तरह हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये देखिए इतने इंटरवल में अगर ये इस तरह से कर रहा है, अगले इंटरवल में फिर चेंज होगी, तो बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम डिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस हो रही है, और इस तरह से ऑक्सीडेशन होते रहेंगे। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये ऑक्सीलेशन इवन वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखा है वी प्रोपगेट थ्रू द स्पेस। और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, यहाँ देखिए जितनी फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटिंग चार्ज की है, उतनी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट लिखा हुआ है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। हम इसे विजिबल लाइट में पढ़ेंगे, सारी लाइट की फ्रीक्वेंसी ध्यान में रखना है ना। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो देखिए मैक्सवेल की इक्वेशन के बेस पर यह प्रूफ किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे को प्रोड्यूस करती हैं, जो टाइम डिपेंडेंट होती हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ सेम फेज में होती हैं। तो बी और ई ये यहाँ पर लिखा है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ और सेम फेज में है। सेम फेज में है तो दोनों की इक्वेशन, दोनों का जो वेव वेक्टर बनेगा, उसके एम्पलीट्यूड या इंस्टेंटेनियस वैल्यू की इक्वेशन ये सेम फेज में होंगी। यहाँ पर देखिए डायग्राम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑक्सीलेशन है, और ये परपेंडिकुलर दिए हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सीलेशन। यहाँ पर के क्या है, के को हम बोलते हैं वेव वेक्टर या प्रोपगेशन वेक्टर, है ना। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में जा रही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। देखिए पहले तो हम एक बार और बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें हो रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। देखिए इलेक्ट्रिक वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर रहेगा मैग्नेटिक वेक्टर, और इन दोनों की परपेंडिकुलर रहेगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों इसके परपेंडिकुलर रहेंगे। तो ये चीज हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है। इसके अलावा दोनों के ऑक्सीलेशन सेम फेज में होते हैं। जब इलेक्ट्रिक वेक्टर पीक वैल्यू अटेन कर रहा है, उसी समय मैग्नेटिक वेक्टर पीक वैल्यू अटेन कर रहा है। सेम फेज में होते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, इलेक्ट्रिक वेक्टर की भी और मैग्नेटिक वेक्टर की भी। जब मिनिमम वैल्यू अटेन हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसी टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी मिनिमम वैल्यू को ले रहा है या जीरो हो रहा है। टाइम पीरियड सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों की सेम रहेगी। और एक बात ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है ये ही रिस्पॉन्सिबल है ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए, है ना।
अब यहाँ पर के है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ऊपर लिखा है 2 पाई, नीचे लिखा है लैम्डा। लैम्डा की यूनिट होती है मीटर, लैम्डा है वेवलेंथ, तो मीटर इनवर्स है वेव वेक्टर के की यूनिट। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन को हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये ई एक्स लिखा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक वेक्टर के ऑक्सीलेशन हो रहे हैं किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। ये देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना हुआ है, एक्स वाई और जेड। ये जेड है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई। ई जीरो जो है वो पीक वैल्यू है इलेक्ट्रिक वेक्टर की, ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक वेक्टर कितनी वैल्यू अटेन कर सकता है। इसके आगे साइन, साइन या कॉस के फॉर्म में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन है ना। अभी ये साइन के फॉर्म में बनी हुई है के, और इसके बाद मल्टीप्लाई में आएगा वो डायरेक्शन जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है, जैसे यहाँ पर जेड डायरेक्शन में मूव कर रही, माइनस ओमेगा टी। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जेड है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी वाई डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड आएगा बी जीरो साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। अब देखिए साइन की जगह कॉस भी हो सकता था, तब भी काम चल जाता। के ओमेगा टी माइनस के जेड भी हो सकता था। एक बात ध्यान रखना, के जेड और ओमेगा टी में से कोई एक चीज नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, मतलब कि के जेड पॉजिटिव दिया है और ओमेगा टी नेगेटिव इस एग्जांपल में दिया हुआ है। हो सकता था ओमेगा टी को पहले लिख लिया जाता पॉजिटिव लेकर, और के जेड को हम नेगेटिव ले लेते। अगर दोनों में से एक पॉजिटिव है, ये वाली चीज, और इसमें से और एक नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्सिस पे चल रही है, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलाउंग ट्रेवल कर रही है। अगर दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तब उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, अब के को हम और किस किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। देखिए के है वेव वेक्टर 2 पाई बाय लैम्डा। हम्म, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी की। किसी वेव की वेलोसिटी क्या होती है? वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है सी, ये क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। अब हम एक काम करते हैं, इसे 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 पाई से डिवाइड करते हैं। 2 पाई एफ लैम्डा, और इसे 2 पाई नीचे ले जाते हैं। 2 पाई एफ ये क्या होता है? ये होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो 2 पाई एफ हो जाएगा ओमेगा, और लैम्डा बाय 2 पाई, 2 पाई बाय लैम्डा के होता है, तो लैम्डा बाय 2 पाई के हो जाएगा। तो वेव वेलोसिटी का एक फॉर्म ये आ गया, ओमेगा बाय के। अगर किसी और मीडियम की बात की जाए तो सी की जगह वी हो सकता था, उसके हिसाब से ओमेगा और के की वैल्यू चेंज हो जाती। सेम फेज में चल रही हैं, ये चीज भी हमने देख ली। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे कि ओमेगा इज इक्वल टू सी के आ गया यहाँ पर। अब सी जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, 1/√, म्यू जीरो एप्सलॉन जीरो, जहां पर म्यू जीरो क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और एप्सिलॉन जीरो है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसके अलावा और एक और फॉर्मूला बन सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर। अगर लाइट किसी ऐसे मीडियम में जा रही है जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, जैसे ग्लास है 1.52 या वाटर, तब वेव वेलोसिटी सी के कंपैरिजन में कम हो जाती है, सी बाय एन हो जाती है। ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम परमिटिविटीज के और परमिएबिलिटी के फॉर्म में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करें, तो वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में किस तरह से वर्क करेगी? वैक्यूम में तो ये है, अलग अलग मीडियम में ये होगी म्यू उस मीडियम की परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड का
मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होता है, या एम्पलीट्यूड पीक वैल्यू ई जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को स्पीड ऑफ लाइट से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और यूनिट क्या आएगी, टेस्ला आ जाएगी। अब ये तो हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लिए, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए, सेल्फ सस्टेनिंग ऑक्सीलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये विदाउट किसी मीडियम स्पेस में ट्रेवल कर सकती हैं, जैसा कि मैकेनिकल वेव है, इन्हें चलने के लिए मीडियम की जरूरत है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ सस्टेनिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखिए, मैकेनिकल वेव की बात करें तो साउंड वेव होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो कैसी हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं। ट्रांसवर्स मतलब कि अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑक्सीलेशन इसके परपेंडिकुलर होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सीलेशन भी इसके परपेंडिकुलर होंगे। शुरू में ये माना जाता था कि ईथर नाम का कोई मीडियम होगा वैक्यूम में, जिसमें से जिसके थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कर रही है, लेकिन ऐसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी है ना। एक पॉइंट और याद रखना है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ जो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी जो है, मीडियम जब जब चेंज होता है, जैसे वैक्यूम में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तब उसकी वेलोसिटी कुछ है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी वैक्यूम में या फ्री स्पेस में होगी, और अलग किसी भी मीडियम में जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी चेंज होती है, कम हो जाती है वैक्यूम के कंपैरिजन में। अब जो वेलोसिटी कम होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इसे हम बात करें तो वेव वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, सिर्फ और सिर्फ लैम्डा या वेवलेंथ में चेंज होता है। वी रिड्यूस हो रही है तो लैम्डा भी रिड्यूस हो रही होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ ही चेंज होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पर। जैसे लाइट की बात करें तो लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, और इसके अलावा कलर भी सेम रहेगा। इसलिए आप बोलते हैं ना, रेड कलर की वेवलेंथ 7 × 10⁻⁻⁷ मीटर, तो ये सिर्फ वैक्यूम के लिए सही है। फ्रीक्वेंसी के टर्म में हमें बात करनी चाहिए एक्चुअल में, मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो है रेड कलर की जो है वो हर जगह एक जैसी रहेगी, लेकिन वेवलेंथ वाटर में कुछ और हो सकती है, किसी और मीडियम में कुछ और हो सकती है। जो हम नॉर्मली वेवलेंथ की बात करते हैं वो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में। तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमने बेसिक पॉइंट डिस्कस की। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती हैं। अब एनर्जी किस किस फॉर्म में होती है इसे देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एनर्जी होती है ε0 E² बाय 2, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इतनी एनर्जी कैरी करती है, और मैग्नेटिक कंपोनेंट है उसकी एनर्जी होती है B²/2 μ0। और ये दोनों एनर्जी जो हैं, इनकी जो एनर्जी डेंसिटीज हैं, ये एनर्जी नहीं है एक्चुअल में, एनर्जी डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है और ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, और ये दोनों बराबर होते हैं, मतलब कि UE = UV। जो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कैरी कर रहा है उतनी एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक कंपोनेंट भी कैरी कर रहा है। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मोमेंटम आता है वो एनर्जी डेंसिटी को हम वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिवाइड करते हैं, तो ये मिल जाता है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम। हम इस मोमेंटम की बात कर रहे हैं कब, जबकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मान रहे हैं कि ये एक ट्रांसवर्स वेव्स हैं, जबकि हम फोटोन के फॉर्म में जब आगे उसे डिस्कस करते हैं तब हम दूसरे तरीके से चीजों को टैकल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मोमेंटम है, ध्यान रखना है
ये इतना मोमेंटम अपने साथ कैरी करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रम की। ये आ गया स्पेक्ट्रम। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, इसे याद किस तरह से रखा जाए, क्योंकि क्वेश्चंस तो इसमें से क्लास 12th में आते ही आते हैं, और भी किसी भी एग्जाम में जाओ आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे कि ये वाली रेंज की वेवलेंथ किस रीजन में आएगी। अगर वैक्यूम में इतनी वेवलेंथ है तो ये कौन सी रे को इंडिकेट कर रहा है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंडिकेट कर रहा है, इसके अलावा इनके यूजेस क्या हैं, ये सारी चीजें। तो इसे हम देखिए किस तरह से ध्यान रखेंगे। अगर हम विजिबल लाइट की बात करें तो ये तो आपको बिल्कुल टर्म बाय टर्म याद रखना है, इतना पोर्शन विजिबल लाइट। ये वेवलेंथ दी है 400 नैनोमीटर पे, वायलेट कलर है। 400 से 450 तक, नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹ मीटर। एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में कितना हो जाएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम। 400 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम या 700 नैनोमीटर तक, ये जो रीजन है ये विजिबल लाइट का रीजन है। इसके करस्पॉन्डिंग आप इनकी अब याद किसे रखें सर, वेवलेंथ को या फ्रीक्वेंसी को। वेवलेंथ को याद रख लो, आपको याद रखना है तो वैक्यूम में ये वेवलेंथ है। अब आपसे पूछ लिया फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हमने जो वेवलेंथ याद रखी है वो वैक्यूम में है, और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हर एक वेव की एक समान रहेगी, चाहे वो रेड कलर की हो, येलो हो, कुछ भी हो। तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं सी डिवाइड बाय लैम्डा करके। जैसे रेड लाइट के लिए बात करें तो सी कितना है, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय, या रेड की जगह हम ये येलो लाइट की बात कर लेते हैं। 600 नैनोमीटर है तो 600 नैनोमीटर 6 × 10⁻⁷ 1/2 0.5 × 10⁻15 हर्ट्ज, ये आ जाएगी आपकी येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी वैक्यूम में। तो ये हमने विजिबल लाइट को देख लिया। अब इसके अलावा इस स्पेक्ट्रम के डिफरेंट पार्ट हैं, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तो बेटा ध्यान रखना है, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होती है। वेवलेंथ जितनी अ, कम उतनी ज्यादा एनर्जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी होती है गामा रेज की। ये इस तरफ देखिए आप, इधर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज कहां से कहां तक है, गामा रेज 10⁻23 टू 10⁻19 हर्ट्ज, ये है गामा रेज। तो इसकी वेवलेंथ यहाँ पर लिखी हुई है। इससे कम एनर्जी होगी एक्सरे की, फिर अल्ट्रावायलेट, गामा, याद रख लीजिए आप तो, गामा, एक्सरे, यूवी विजिबल, आईआर इंफ्रारेड। गामा रेस, एक्सरे उससे कम एनर्जी, अल्ट्रावायलेट उससे कम, विजिबल की उससे कम, इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड से कम माइक्रोवेव, और फिर आगे रेडियो वेव्स हैं। इन्हीं रेडियो वेव्स का आगे क्लासिफिकेशन किया हुआ है। 10⁻10 मीटर से ये रेडियो वेव्स स्टार्ट हो रही हैं। देखिए 10⁻10 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इनकी वेवलेंथ देखिए, रेडियो वेव की वेवलेंथ इवन 10⁻7 मीटर तक हो सकती है, बहुत ही ज्यादा है ना। और जबकि गामा रेस की वेवलेंथ देखिए 10⁻⁻14 मीटर। ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है, इसे हमें याद रखना पड़ेगा। कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी होंगी, गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ कम, सबसे कम, फिर उससे कम एक्सरे, उससे कम यूवी, फिर विजिबल, इंफ्रारेड, उससे कम माइक्रोवेव, और उसके बाद आप चाहें तो इन सभी को रेडियो वेव की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या इसे याद रख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वेवलेंथ के फॉर्म में हम बात करें तो 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻7 मीटर की रेंज का हमें एक स्पेक्ट्रम दिख रहा है। और फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करें तो 10⁻23 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज तक हमें फ्रीक्वेंसी का रीजन दिख रहा है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हम इनमें से कुछ चीजों के जो बेसिक यूजेस हैं इनकी बात कर लेते हैं। जैसे रेडियो वेव्स, डे टू डे लाइफ में ये ज्यादा यूज होते हैं। देखिए गामा रेज क्या है, जो न्यूक्लियई में से निकलती हैं रेडियो एक्टिविटी में, बहुत ही हाई एनर्जी होती है इनमें। इनकी रेडिएशन, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है।
कैंसर वगैरह सेल्स को मेडिकल ट्रीटमेंट में हटाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इससे इवन कुछ क्रिस्टल्स को हम कट भी कर सकते हैं ना। और इसके अलावा लेकिन ये हार्मफुल रहती हैं, ये बीमारियां भी ला सकती हैं, है ना। और ये न्यूक्लियस से निकलती हैं। रेडियो वेव्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली सबसे ज्यादा वेव में से जो भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इसी पर डिपेंड है, रेडियो वेव्स पे और माइक्रोवेव पर। रेडियो वेव में क्या है, ये इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, एफएम और एएम। एएम क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसमें एम्पलीट्यूड के बेस पे मॉड्यूलेट किया जाता है कुछ टाइप की वेव्स को। एफएम एएम, ये आपको बेसिक टर्म ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन में ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, इससे कम वेवलेंथ वाली है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी ये तो आप याद रख लेंगे, इनका सोर्स भी याद रखना है, गन डायोड से या किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं, इनका प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है। ये देखिए, ये रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम। अब देखिए माइक्रोवेव ओवन, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट अच्छे हैं, ये जो ध्यान रखना है ना, ये वाला पॉइंट देखिए। पोर्सिलेन वेसल्स को यूज करना चाहिए मेटल वेसल्स की जगह माइक्रोवेव में। क्यों? क्योंकि ये वाला जो मटेरियल है, इसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो ये बहुत तेजी में ऑक्सीलेट करते हैं, तो जो माइक्रोवेव के अंदर एनर्जी आ रही है इसे हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करके ये गर्म नहीं होते, जबकि मेटल गर्म हो जाती है माइक्रोवेव के अंदर, है ना। और मेटल साथ ही साथ चार्ज को एक्यूमुलेट कर सकती है, जबकि ये नहीं करते हैं ना। इंफ्रारेड, ह्यूमन बॉडी से इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं, ये वाली चीज ध्यान रखनी है, ये कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हमारी जो बॉडी है ये इंफ्रारेड वेव्स को प्रोड्यूस करती है, इसे हीट वेव्स भी बोलते हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इंफ्रारेड वेव्स। जब अर्थ पे सन की वजह से लाइट आती है, अब ये लाइट बाद में रिफ्लेक्टेड होती है, तो ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसमें एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी की एयर की लेयर है, जो नीचे डेंस है ऊपर रेयर है। तो कई बार ये क्या होता है, ये आती तो है लेकिन फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण इस तरह से ट्रैप होकर रह जाती हैं, जिस वजह से गर्मी बढ़ती है इंफ्रारेड वेव्स की वजह से, है ना। इनका मिलिट्री इक्विपमेंट में काफी यूज होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी। और विजिबल लाइट, ये तो हमें पता ही है, इसे हम देख सकते हैं। और जो सांप हैं, स्नेक्स हैं, वो इंफ्रारेड वेव्स के बेस पर भी उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। उन्हें जो उनके शिकार प्रे हैं दिखाई देते हैं, चूहे वगैरह वो अलग दिखाई देते हैं। उनकी बॉडी से जो हीट निकलती है उसके कारण उनमें अलग से लाइटनिंग दिखाई देती है, इस वजह से वो अंधेरे में भी शिकार कर सकते हैं। यूवी, यूवी रेज, ये ओजोन लेयर हमें इसी से बचाती है। यूवी सन के साथ जो आती है यूवी रेज से ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, नहीं तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए ठीक नहीं है ये, है ना। और ये किससे प्रोड्यूस होती है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन से ये प्रोड्यूस होती हैं। और इनका अच्छा, इनका और क्या यूज हो सकता है, तो यूवी रेस के बेस पर लेजर से आई सर्जरी की जाती है ना। अब एक्सरे, एक्सरे काफी हाई एनर्जी रे है और इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। इसका मेडिकल साइंस में काफी कुछ यूज है। इसके अलावा एयरपोर्ट वगैरह में भी कई जगह इसका यूज होता है, किसी चीज को डिटेक्ट करने के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट की प्योरिटी पता करने के लिए, मेटल में अंदर क्रैक तो नहीं है, ये सारी चीजें। ये सारी चीजों के लिए कौन सी चीज यूज की जाती है? एक्सरे, है ना। गामा रेस कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो ये तो हमने सारी वेव्स पढ़ ली। अब यहाँ पर एक चार्ट हमें देखने को मिलता है, ये काफी काम का है हमारे। यहाँ पे सब कुछ समराइज करके दिया हुआ है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव से लेके गामा रेस तक आ रहा है।
वेवलेंथ यहाँ पर दी हुई है। वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी वो तो हम देख चुके हैं, हमें यहाँ पर इनका प्रोडक्शन देखना है और डिटेक्शन। प्रोडक्शन ये चीज ध्यान रखना है, जैसे इंफ्रारेड वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये एक दो बार पूछा जा चुका है सीबीएसई के एग्जाम में। क्लिस्टोन बॉल्ब से कौन सी चीज माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है, और रैपिड एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेलरेशन से रेडियो वेव प्रोड्यूस होती है। और लाइट वेव किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एटम्स के अंदर जो होता है। तो ये सारे हमें प्रोडक्शन ध्यान रखना है और इनका डिटेक्शन किस तरह से किया जा सकता है। तो ये हमने बेटा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे भी हम आपके साथ और दूसरे चैप्टर्स के साथ जोड़ते रहेंगे। थैंक यू।